वेलकम टू प्रोग्राम न्यूज लाइन। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ज़ाती मसरूफियात के सबब आपको ज्वाइन नहीं कर सकी। आने वाले प्रोग्राम्स में वो जल्द आपको ज्वाइन करेंगी। नाज़रीन, मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर ये संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। आज़म स्वाति के इस इल्ज़ाम से क्या इलेक्शन कमीशन की साख मुतासर नहीं हुई? क्या हुकूमत तहकीकात करवाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने किस पार्टी से पैसे पकड़े हैं? दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी आज़म स्वाति के बयान पर अपना इजलास तलब कर लिया है। क्या इलेक्शन कमीशन आज़म स्वाति के इल्ज़ामात का नोटिस लेगा? ऐसे में 13 सितंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल भी हुकूमत लेकर आ रही है। इसके तहत हुकूमत अगले इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहती है। अब अगर अगले इलेक्शन में हुकूमत ईवीएम को इस्तेमाल करवाने में कामयाब हो जाती है, जिसके इस्तेमाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें मुखालिफ हैं, ऐसे में इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल क्या पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं बना देगा? ये है आज का हमारा मौजू। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। इसके साथ साथ मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। PMLN से सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। आज़म स्वाति साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए कि जमहूरियत की तबाही का ज़ामिन है इलेक्शन कमीशन और हमेशा धांधली करता रहा है, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इतना संगीन इल्ज़ाम, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखा जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पार्लिमानी कमेटी जो सेनेटर ताज हैदर की सरबराही में मुकर्रर की गई है, उसमें उन्होंने ताज हैदर साहब की रिक्वेस्ट पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वहां अपनी शिरकत की और उसका जवाब दाखिल कराया। इसी तरह पार्लिमानी मिनिस्ट्री ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत लिखा था कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अपने कमेंट्स दें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों इदारों को अपने कमेंट्स भिजवा दिए। एक तो पार्लिमानी मिनिस्ट्री को भिजवाया और साथ ही उन्होंने सेनेटर ताज हैदर साहब जो कैमा कमेटी के चेयरमैन हैं उनको भिजवा दिया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अपनी राय दी है कि भाई इसमें तमाम इंटरनेशनल तौर पर जो उन्होंने राय देखी, सोचा, समझा, उस पर अपने रहा कि इसके अंदर शफाफियत नहीं है, राजदारी नहीं है, डिवाइस चेंज हो सकती है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो एक प्रोग्राम में भी तब्दीली आ सकती है, ऐसे वोटर्स का जो है वो उनका राजदारी ना होने से सारा सिस्टम पामाल हो जाएगा। तो ये तमाम दुनिया भर की रिपोर्टें देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उन्होंने बताया। और साथ ही हुआ कि जो साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ब्रीफिंग दी, तो यही सवालात उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट और जो आए हुए थे उनको पेश किए थे। अब ये तो एक आपस में फाहम तफहीम की बात थी। अब ये चाहिए था, आज़म स्वाति साहब बड़े पार्लियामेंटेरियन सेनेटर हैं, उनको ये चाहिए था कि ठीक है जनाब, हम एक कमेटी मुकर्रर कर देते हैं और आपने जो जो अपनी राय दी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है या इसके बारे में जो एतराज़ात की हैं, तो एक बहुत बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन बैठ कर नादरा उस पर एक कमेटी बन जाती है, इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर देते हैं, तो ये बेहतर नतीजा निकलता, अच्छी तरीके से बात हो जाती, इलेक्शन कमीशन को भी रहता। अब चूंकि वो अपने ठीक है, वो ब्लड प्रेशर के दोस्त मरीज हैं, वो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, तो वो उनकी आदत है, मैं उनको पुराने 2000 से जानता हूँ, तो जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने गुस्सा का इज़हार कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की साख, जैसे आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में बताया, कुछ साख मजरू नहीं हुई, इदारे इस तरह से कमज़ोर नहीं होते। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अपनी सवाबदीद पर है कि उन्होंने अपने कमीशन में का इजलास तलब कर लिया है। उसमें अपने आज़म स्वाति साहब के भी तमाम जो है उनके रिमार्क्स भी गौर खोज किया जाएगा और जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी तो देखा जाएगा। तो उसके लिहाज से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला करना है। और जहाँ तक फैसले करने की नवीयत है, हमारे दोस्त बैठे हैं, पैनलिस्ट बैठे हैं, वो भी चीज़ को महसूस करेंगे कि भाई इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई भी शख्स उनको तज़यीक़ करे, तजलील करे, तो उसके लिए आइन का आर्टिकल 204 है, जिसमें तौहीन अदालत का केस भी चलता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2010 का सेक्शन 10 जो है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बेपनाह इख्तियारात दिए गए, ये भी हमारे दोस्तों को पता है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 6031G है, जिसमें किसी इदारे को बुरा भला कहा जाए
तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये सारे मामला तो आईनी और कानूनी पहलू पर गौर करने वाली बात है। अब बाकी इलेक्शन कमीशन की अपनी सवादीद है, उनका कमीशन किस हद तक जाता है, उनको तलब करता है, इनवाइट करता है, बुलाता है या नोटिस जारी करता है, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अपने इख्तियारात में शामिल है। हमने तो आपको सिर्फ आईनी और कानूनी तौर पर बता दिया कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद है, लेकिन अभी आपने खुद भी कहा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में जो इजलास तलब किया गया है उसमें क्या स्टेप्स ले सकता है इलेक्शन कमीशन? आपके ख्याल में माफ़ी तलब करेंगे, हर्जाने का नोटिस देंगे, इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं? मैं तो ज़ाती राय है ना कि मैं उनको जानता हूँ, वो आदम स्वाति साहब हम बड़े हमारे जानने वाले हैं। देखो, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं अभी जब आपके पास वक्त ही वरना एक बहुत तारीखी वाक़या भी मैं बयान कर देता, जो इनकी गैर जानबदारी की इनकी बड़े सोच समझ कर उन्होंने, जब ये इलेक्शन हमारे इंतखाबी जो हमारा फार्म था जिसमें अपना नाम फार्म नामजदगी जिसमें खत्म नबूवत के वाले से जब हल्फिया बयान को खारिज करके इकरार लिखा गया था, उस वक्त भी आदम स्वाति ने सेनेट में बड़े जोश के साथ, बड़ा इश्क रसूल के तहत उन्होंने खिताब किया था और इसके बाद इतना असर पड़ा था उनके ऊपर कि वो 3 दिन कलसूम प्लाजा में दाखिल रहे, ब्लड प्रेशर पड़ गया था। वो चीज़ को इस तरह से उनके गुस्से की आदत तो है। अब ये है कि कल अगर इलेक्शन कमीशन को हो रहा है तो जाके चीफ साहब के पास जाके मिलें, जाके बात करेंगे, जनाब ठीक है मुझसे गुस्सा आ गया, मेरी आदत है, मैं जल्दी अंडर प्रेशर हो जाता हूँ, तो खत्म हो जाएगा मामला। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, तो एक जाके चले जाए इलेक्शन कमीशन में, जाके पेश हो जाएं कि जनाब मैं आ गया हूँ, तो मुझसे जो हुआ मुझसे गलती हो गई है, मैं गुस्से में आ गया था, या जिस अंदाज से आपने केस पेश किया वो हमारी पार्टी के मुनाफी था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो बड़ा लोग खत्म हो जाएगा। इसमें मामला क्या हो जाता है। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, आपके ख्याल में जो इल्जामात आजम स्वाति साहब ने लगाए हैं, आपके ख्याल में क्या इनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? तहकीकात के लिए तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती, हमारे यहाँ सब पे इल्जामात लगते रहते हैं, तहकीकात तो नहीं होती ना, ये तो सब एक सियासी बयानात होते हैं, ये सब फायरिंग जो की जाती है। बिलफर्ज अगर वो ये कहें कि मैं सबूत पेश कर देता हूँ तो फिर? तो हाँ, सबूत पेश कर दे, सर हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा फोरम है, तो उसके बाद होता है फिर हो जाता है केस अपना जुडिशल कमीशन में जाता है। फिर जिस तरह के हमारे हमारे जस्टिस फायजीसा के बारे में गया था जुडिशल कमीशन में केस, तो वो फिर जुडिशल कमीशन में केस जा सकता है। अगर उनके पास सबूत हैं, प्रूफ हैं, सारे हालात उनके पास हैं, तो फिर तो वो आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन में जा सकते हैं। वो तो बड़े इख्तियारात हैं, मतलब प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा रेफरेंस, वो भिजवा देंगे जुडिशल कमीशन में। वहाँ बताता 7 रुकनी जज बैठे हुए हैं, 4 सूबों के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 7 रुकनी जुडिशल कमीशन बैठा हुआ है, तो वो फैसला कर लेगा क्या हालात है, क्या बात है। तो वो तो आजम स्वाति के पास सबूत हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि ऐसी बड़ी पेश कर दे ताकि जुडिशल फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे। तो ये मामला है, लेकिन सबसे सबूत ना दे सके फिर उनकी जो हर्फ आएगा उनके ऊपर, तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान के पास जैसे मैंने बताया तो उनकी डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है, बाकी मुकदमे भी हो सकते हैं। हाथ की इज्जत का दावा भी तो नहीं होता, इसमें तोहनी अदालत चलती है, इसमें कोई तावान नहीं होता, हाथ की इज्जत नहीं होती, इसमें तोहनी अदालत चलती है। ठीक हो गया। लेकिन कुंवर साहब, इल्जामात का सिलसिला जो है वो यहाँ पर रुका नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। तो फवाद चौधरी साहब जब पहले किस पार्टी में होते थे, वो भी तो इस्तीफा देना अपना। सर पहली बात ये तो जो सियासी बयान होते हैं ना, आप किसी बयान में चलिए, फवाद चौधरी साहब बयान दें, शिवली फराज साहब बयान दें, आजम स्वाति साहब, ये सब सियासी स्टेटमेंट होती है। वहाँ पे आदमी पार्टी में एक आदमी एक ब्यूरोक्रेट रहा हो, चाहे वो सूबे का चीफ सेक्रेटरी किसी न किसी सूबे का रहा हो, तो ताल्लुकात तो सबसे होते हैं। फेडरल सेक्रेटरी रहा, मुस्लिम मिनिस्ट्री में ताल्लुकात सबके साथ रहते हैं। अब फवाद चौधरी साहब को भी चाहिए ना मुकदमा इतना बड़ा जो इन्होंने बात कही है, तो इलेक्शन कमीशन जब उनको बाकायदा हद के तोहनी अदालत का केस भेजेगा तो अपना सबूत पेश करते हैं। तो अगर सबूत पेश ना कर सके तो डिस्क्वालीफाई के लिए इतना मुंतजर रहे, फिर इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करेगा, सबूत दे देगा तो फिर इलेक्शन कमीशन में हर्फ आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो सब चीजें सबूत पर होती है ना, सारे इल्जाम तो हमारे चलते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा करते हैं कि जब देखते कि मामला बहुत सीरियस हो गया तो एक लाइन 4 लाइन लिख के इतना बस हमसे होगी, गलती हो गया, माफी चाहते हैं, खत्म हो गया। तो यानी आपके नजदीकी सारे सियासी बयानात। अच्छा कुंवर साहब, 37 एतराज़ात उठाए इलेक्शन कमीशन ने और अपोजिशन भी ईवीएम के खिलाफ है। अगर तो इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो आपके ख्याल में क्या पूरा इलेक्शन मुतनाज़े नहीं हो जाएगा?
हाँ, ये तो ना देखिए, ये तो देखो ना, हमारी हमारी हुकूमत की थोड़ी सी पॉलिसी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब रही। उनको पहली बात ये थी, हुकूमत पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, वज़रा को इसमें आना ही नहीं चाहिए था। उनको इलेक्शन कमीशन को खत लिख देते, रेफरेंस भिजवा देते, जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 और 94 के तहत जो आपको इख्तियारात दिए गए हैं उस पर आप कार्रवाई करें। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी है और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बारे में भी राय दी गई है, एक हदायत दी गई है, आप इसके मुताबिक काम करें। और इसमें अगर फंडिंग की जरूरत है, तावन की जरूरत है, तो वफाकी हुकूमत आपके साथ तावन करेगी। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी ऐड हो जाती कि वो क्या तरीका इख्तियार करता, क्या वे फार्मूले इस्तेमाल करता। वो सारी दुनिया भर के लोगों से इकट्ठे करते, कंसल्टेंट करते, अपोजिशन से राब्ता क्याम करते, उनको भी ब्रीफिंग दे देते। तो हुकूमत एक साइड पर रहती और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये सारा रेफरेंस दाखिल कर, इनकी जिम्मेदारियां जो है वो आइन कानून के मुताबिक 103 और 94 के तहत उनकी जिम्मेदारी को एहसास दिलाती, तो बेहतर तरीका से फैसला हो जाता है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो। हमारी भी, मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ उस कमेटी का 2006 से लेकर 2009 तक। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बड़ा काम किया। तो बाद में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन नोट लिखा कि जनाब जब तक कानून साजी नहीं हो जाती उस वक्त तक हम इस मसले को आगे लेकर नहीं जाते, तो फाइल कर दें, डेफर कर दें। तो हम खुद चाहते हैं कि हम डिजिटल दौर में दाखिल हो जाएं। लेकिन इसके बारे में ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के फायदे भी हैं, मेरिट भी हैं, डीमेरिट में हर सिस्टम ही होता है। मैं खुद आपके आखिरी जुमला में कहता हूँ, हमारे दोस्त भी सुन रहे होंगे कि मैं अमेरिका में गया, ओबामा के इलेक्शन में मुझे उन्होंने इन्वाइट किया स्टेट डिपार्टमेंट में। तो वहाँ हमने जब देखा तो हमारे साथ हमारे बड़े ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस काजी फारूक साहब, वो भी ज़ाहिर है हमारे वफद में चेयरमैन थे वो। तो जब हमने वाशिंगटन में पोलिंग स्टेशन पर लोगों को वोट कास्ट करते हुए देखा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक खातून वोटर से पूछा कि आप ये बैलेट पेपर के फॉर्म पर दस्तखत क्यों कर रही हैं, सामने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पर आप अपना वोट कास्ट कर दें। तो खातून ने उस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के साथ नेपाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अफगानिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खड़े थे, मैं वहीं था। उस खातून ने ये जवाब दिया कि जनाब ये फ्रॉड है, ये मैनिपुलेट है। फ्लोरिडा में जो हुआ इलेक्शन बुश का, तो ये इस लिहाज से ये बिल्कुल हम इसको यकीन नहीं करते, ये टोटली फ्रॉड है, इसमें टेम्परिंग हो जाती है, तो मैं अपना बैलेट पेपर के जरिए वोट कास्ट करूंगी। तो हम बड़े हैरान हुए कि जी अमेरिका जैसी स्टेट में लोगों को ये ख्यालात है। तो वहाँ ये ख्यालात हैं, यहाँ वहाँ की उनकी राय ओपिनियन इस तरह से जा रही है, वो बैलेट पेपर पे बड़ा वोट कास्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो हमारे यहाँ भी सारे पहलू देखने के बाद ही आगे बढ़े, इतना खर्चा भी होना है 1.5 खरब का, वो तस्लीम भी ना करे तो क्या फायदा होगा। ठीक हो गया कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आजम स्वाति के इल्जामात के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद जवाद साहब, क्या कहेंगे आजम स्वाति साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, आपके ख्याल में ये उनकी ज़ाती राय है या फिर ये पूरी पार्टी का मौक़िफ़ होगा? देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से है, वो कंसर्न्स तो हैं, लेकिन जाहिर है कि आजम स्वाति साहब ने कुछ जज्बात में आके जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़ाहिर है कि पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगानी है या इलेक्शन कमीशन ने किसी से पैसे पकड़ लिए हैं, लेकिन कंसर्न्स डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से हैं। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जिसकी वजह से सारी डिबेट चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पीटीआई क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों इसके ऊपर इतना ज़ोर दिया जा रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में इलेक्शन की हिस्ट्री को ज़रा मद्देनज़र रखना होगा। उसमें अगर आप देखें 1977 से आप देखें इलेक्शंस होते हैं और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एक तहरीक चलती है, उसका एक और इम्पैक्ट होता है और एक वो मार्शल लॉ लग जाता है। उसके बाद भी 1989 में भी आईजीआई बनाई जाती है, उसके इलेक्शंस पे असगर खान केस होता है, यानी और ये सिलसिला जारी रहता है। 2008 में आरओ इलेक्शन होते हैं, उनको आरओ इलेक्शंस का नाम दिया जाता है। फिर 2013 होते हैं, उसमें पीटीआई सिर्फ 4 हलकों
को खोलने का कहती है और उसके नतीजे में जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होती है वो अब माजी का एक हिस्सा है। देखें, हमारे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि इलेक्शंस के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद हो प्रोसीजर के ऊपर, उसके तरीक़ाकार के ऊपर। अब मसला ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी हुकूमत ने इससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कोई काम नहीं किया। अब अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो पीटीआई की हुकूमत के इनिशिएटिव की वजह से हो रही है कि जिसमें वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसका जो तरीक़ाकार है, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिटर्मिन करना है। पार्लियामेंट जो काम कर रही है या हुकूमत जो इनिशिएटिव ले रही है वो तो बिल पास करने की हद तक है। बिल जो है वो इस टेक्नोलॉजी के इलेक्शन में इस्तेमाल के हवाले से मेथडोलॉजी नहीं दे रहा, वो उसकी एक मंजूरी दे रहा है, एक कानूनी उसको शक्ल दे रहा है कि अब ये आइन का हिस्सा है और आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन करनी है उसके तरीक़ाकार के बारे में, और उसमें जाहिर है कि अगर अपोजिशन को कोई एतराज़ है, एतराज़ात तो इलेक्शन कमीशन को भी है इस पर। इलेक्शन कमीशन को जब एक बिल की शक्ल में पार्लियामेंट से अगर ये पास होके आता है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है ना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एग्जीक्यूशन देखे। अभी तो एक डेलिब्रेशन स्टेज है कि जहाँ पे एक प्रपोजल है और उस प्रपोजल के हवाले से सवालात हैं, सवालात होंगे। सही। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, कल आप इस कमेटी में मौजूद थे, आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। आपके ख्याल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत इल्ज़ामात और इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बातों तक आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोगों ने जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि जो कॉन्सेंसस जो है वो उसके अंदर डेवलप किया जाए कमेटी के अंदर, और कॉन्सेंसस से मामलात को लेके जाया जाए। और इसकी मिसाल, कॉन्सेंसस की मिसाल, ये जो मेरे भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म नहीं हुए, 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 आया है जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कॉन्सेंसस के साथ रिफॉर्म किए और सबको ऑन बोर्ड किया। पता नहीं 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और उसके बाद इवेंचुअली सब एक चीज़ के ऊपर एग्री हुए, और फिर जब वो मसौदा कानून बना तो ईसीपी ने भी इम्प्लीमेंट किया और तमाम पार्टियों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। तो जो काम जो 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 अपना लेजिस्लेशन का काम होता है बड़ा क्या कहते हैं, केयरफुली आपको करना होता है, और उसके लिए आपको बड़ा एक दिल बड़ा होना चाहिए और आपको ख़ास तौर से हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो अनाड़ी लोगों की है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई है, मुल्क के सिविल इदारे तबाह हो गए हैं, मुल्क की हर चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। अभी रिसेंटली जो है वो MSCI ने हमें एमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट कर दिया, जो मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा काम कराया था वो भी इन्होंने बैक ट्रैक कर दिया। CPEC तबाह बर्बाद कर दिया। अब इलेक्शन प्रोसेस का जनाजा निकालने का क्या कहते हैं वक्त आ गया। और आप देखें, मुझे अफसोस होता है, इमरान खान के आप बयानात उठा के देखें। इमरान खान के बयानात इलेक्शन से अगले दिन जब होया था 25 जुलाई 2018 का, तो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे अच्छे इलेक्शन हुए हैं। अब ये कह रहे हैं हमें इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए। ओ भाई, तो फिर वो जो तारीख के सबसे अच्छे इलेक्शन तो पिछले निज़ाम के तहत हुए थे, आपको इलेक्शन रिफॉर्म लाने की क्या जरूरत पड़ गई एकदम से? और हमें मालूम है कि आपने कितने वोट लिए थे और आप कितने अवाम में मकबूल हैं, कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अवाम आपको वोट नहीं डालेगी। इसलिए आपको फिक्र लगी हुई है कि ना परफॉर्मेंस है, 12 में से 14 क्या कहते हैं आप, 14 में से 12 आप हार चुके हैं ज़मीनी इंतखाबात, और अब आप जो है बजाय इसके कि अपनी गलतियां सही करें, अपने अंदर जो अपनी चोरी चकारी बंद करें, अपनी ये जो ना अहली है उसको ख़त्म करें, वो तो इनसे होगी नहीं, वो इन्होंने जारी रखनी है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन को जो है वो बुलडोज करने के चक्कर में पहले और सिविल इदारे तबाह किए हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन को तबाह करना चाहते हैं। और मैं ये कहूँ, इस कमेटी के अंदर आप यकीन करें, हमने मिडिल ग्राउंड बनाने के लिए हमने कहा कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। हम जो है वो कुछ ग्रेजुअली करते हैं इम्प्लीमेंट, और ऐसा ऐसा फिर हम जो है उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसे सारी दुनिया में हुआ है उसके ऊपर भी हम थे। फिर हमने इनको पेशकश की कि चलें आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट हम पहले कर लेते हैं और जो वोटिंग वाला पार्ट है वो बाद में कर लेंगे, उस पर भी नहीं माने। फिर हमने कहा चले ईवीएम बहुत सारी हैं, एक वो स्कैनर वाली भी ईवीएम होती है जिसमें वोट स्कैन होता है, हम वो कर लेते हैं, उस पर भी ये लोग नहीं माने। तो बुनियादी तौर पे देखें, इमरान खान साहब का बड़ा सिंपल एक 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये है, उनकी वैसे ज़िंदगी में और कोई तो है भी नहीं काम, उन्होंने बस वो
वज़ीर आज़म हाउस में किसी से गए चक्कर में कि मैं वज़ारत उज़्मा बच जाए, और इसलिए सारा कुछ ये वाला काम हो रहा है। और ये जो आज़म सवाती साहब की जो हरकतें हैं ना, एक तो पहले तो मैं ये अपील करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि आज़म सवाती साहब की जो मेंबरशिप है सेनेट की वो कैंसिल की जाए, क्योंकि जो इन्होंने बातें की हैं ईसीपी के ऊपर, ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ गद्दारी के मुतरादिफ है कि आप एक सिविल इदारे को कह के हम आग लगा देंगे। ये खाली कोई अलामती बात नहीं है, ये आपकी सोच की क्या कहते हैं तर्जुमानी करती है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ताकि किसी की मजाल ना हो आइंदा इस तरह की कोई बात करे। फिर जो इन्होंने बात की कि लेकिन अफनानुल्लाह साहब, आपने अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बात भी सुनी होगी, तो वो खुद भी ये कहते हैं कि मेरी जाती राय ये है कि वो जरा जज्बाती आदमी है, तो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, तो कुछ भी बोल जाते हैं। वो ठीक है वो, लेकिन अपना वजीर हैं, सेनेटर हैं, मतलब कि अकल घास चरने अगर किसी की चली गई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, फिर उनसे वजारत ले ले। मतलब ये हाल है इस हुकूमत का कि एक वजीर जिसकी जबान, वैसे तो ज़्यादातर वजीरों की जबान कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है इनकी ज़बानें कि इनको पता नहीं है कि इसको क्या बोलना है, और अगर नहीं पता तो फिर इनको कहीं और बिठाएं, इनको किसी के क्या कहते हैं अपना वो जो ये जो इन्होंने शेल्टर फार्म खोले हुए उधर भेजें, उधर उसको मैनेज करें, पहले उसको चलाना सीखे, उसके बाद वजारत चलाना सीखे। इन लोगों से ये इस काबिल नहीं है कि ये प्राइमरी स्कूल चला सके, इनको वजीर बनाया हुआ है। इस तरह के जहनों के क्या कहते हैं लोग हैं ये। मैं इसके अलावा ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। इलेक्शन एक्सेप्टेबल तो ये होता था कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद लोग कहते थे कि मसला होगा, ये तो पहली दफा हो रहा है कि इलेक्शन होने से 2 साल पहले ही मसला हो गया। तो ये तो मतलब कि कमाल है, मतलब मैं हैरान हूँ, या कहते हैं ये जो हरकतें इस मुल्क के सिविल इदारों के साथ की जा रही हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, देखें कि अगर इन्होंने ये वाला रास्ता, अव्वल तो ये अगर कानून उम्मीद है हमें इंशाल्लाह पास, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करना ईसीपी का काम है। जी ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, जब सेनेट इंतखाबात हो रहे थे तो हमने देखा कि एक मुतनाज़े वीडियो आई सामने अली गिलानी की। अभी भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि जो आज़म स्वाति साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। आपके ख्याल में कहीं ये इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो कोई बात ही नहीं। इशारा अली गिलानी ने कितने पैसे दे दिए थे, क्या इलेक्शन कमीशन को दे दिए थे? ये तो एक फजूल किस्म की बात है। असल में इशू ये है कि मुल्क किसी की मर्जी से नहीं चलाया जा सकता, और किसी एक इदारे की मर्जी से भी, फर्द तो छोड़ें, इदारे की मर्जी से भी। एक कॉन्स्टिट्यूशन है और मुतफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर आईनी इदारे हैं, उसमें पार्लियामान है, उसमें अदलिया है, उसमें हुकूमत है, और हुकूमत बहुत सारे इदारों से मिल के बनती है। अब एक फर्द वाहिद की मर्जी अगर चलाने की कोशिश की जाए कि अगर उसके इशारे अबरू के ऊपर हुकूमतें चलने लगे तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है, मैं मान लेता हूँ ये कहते हैं जी ये इनकी पार्टी का नैरेटिव नहीं है जो बात वजीर मौसूफ ने कही है, लेकिन बहरहाल ये इनकी पार्टी की ट्रेनिंग की बात जरूर है। आग लगाना इनका पसंदीदा मशगला है। कंटेनर से हम ये बातें सुनते रहे थे, मैं आग लगा दूंगा, मैं लटका दूंगा, मैं उल्टा लटका दूंगा। तो इस किस्म की गुफ्तगू जब पार्टी के लीडर की तरफ से आती है तो वर्कर्स के और फिर उसकी दूसरी जो लीडरशिप है उनके हौसले बढ़ते हैं। मैं समझता हूं अगर किसी वजीर का टेम्परामेंट ही नहीं है, अगर किसी वजीर को बुनियादी अखलाकियात का समझ नहीं है, अगर वजीर को किसी को आईनी इदारों के एहतराम के तकाजों को मलहूज़े खातिर रखना नहीं आता, तो उस वजीर को वजीर रहने का हक किसने दिया है? क्या उस वजीर को आप फिर भी आईनी इदारों की तस्दील के बाद भी वजारत के साथ चिपका रहने देंगे? तो इसका मतलब ये है कि मसला उस वजीर का नहीं है, मसला इस हुकूमत का और वजीर आजम के टेम्परामेंट का है। वो अपने मुखालिफिन को रुसवा करवा के खुश होते हैं, वो हर उस आईनी इदारे को रुसवा करवा के खुश होते हैं जो उनकी राह में रुकावट बनता है। बैरिस्टर साहब, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो ये कहते हैं कि ये तो सियासी बयानात हैं और इस तरह के सियासी बयानात आते रहते हैं। आपने कभी ऐसे सुना है कि कभी किसी वजीर ने कहा हो? और मैं तो हैरान हूं कि अभी तक कोई भी सुओ मोटो, कोई हमारी हुकूमत होती जहां पे टमाटर के रेट पे सुओ मोटो हो जाता था, कोई बोल ही नहीं रहा। यहाँ पे एक आईनी इदारे को जिस तरह कहा गया है मैं आग लगा दूंगा, ये किस मेंटालिटी को जाहिर करते हैं? और सारे आईनी इदारे खामोश हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी? दूसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर कानून साजी का एक तरीका कार है,
पार्लिमान है। इस हुकूमत ने पहले दिन से कोई भी ऐसा हालात पैदा नहीं करे, ना तो ये पार्लिमान चला सके हैं, ना इन्हें हुकूमत चलाना आती है। कानून साजी के लिए मुरव्वजा तरीकाकार है, उस तरीकाकार के अंदर आपको एक कंसेंसस को इवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा अहमद जवाद साहब, अफनानुल्लाह साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है और बैरिस्टर साहब की भी। अफनानुल्लाह साहब ये कहते हैं कि एक ऐसे वजीर को जिसको अपनी ज़बान पे ही कंट्रोल ना, उसे वजारत का कोई हक नहीं है। दूसरी जानिब जैसे कि बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये भले आपका नैरेटिव ना हो, लेकिन ये शायद आपकी पार्टी ट्रेनिंग है, क्योंकि पार्टी का लीडर ही इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि RTS सिस्टम जहाँ बैठ जाता हो वहाँ EVM क्या करेगी? किस तरह से डिफेंड करेंगे आप? देखिए, मुझे एक वीडियो याद आ रही है PMLN के दौरे हुकूमत में। इनके एक प्रोविंशियल मिनिस्टर थे मशहूद, राना मशहूद, जो कि रिश्वत भी ले रहे थे और वो तमाम रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। उस वक्त तो कभी किसी ने नहीं कोई ऐसी बात की जी कि ये तो कोई मिनिस्टर रहने के काबिल नहीं है। अभी रिसेंटली अब ये PTI पे और PTI की टॉप लीडरशिप पे ये कह रहे हैं कि वो इसकी ज़िम्मेदार है। आप मुझे बताएं कि इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के बेटे साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे PMLN का एक लीडर जिस किस्म की गाली गलोच और ज़बान इस्तेमाल करता है, अब उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पे तो आज़म स्वाति ने अपने गुस्से का इजहार किसी गाली से नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रवैये के ऊपर, उसके जानिबदाराना रवैये के ऊपर अपने गुस्से का इजहार किया। और जैसे कि मैंने आपको कहा भी प्रोग्राम के शुरू में कि वो कोई हमारा पार्टी का नैरेटिव नहीं है। हम एक प्रोफेशनल तरीके से, अगर हमें कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, हम उसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। उसके जो फोरम्स मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये कहें कि ये कोई पार्टी की ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग कौन सी है जो हम PMLN के लीडर्स आबद शेर अली या इस किस्म के दूसरे जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, या इवन शहबाज शरीफ ने एक वक्त में आसिफ अली जरदारी को सड़कों में और गलियों में घसीटना था, तो वो वाली लैंग्वेज जो है वो कहाँ से आती थी जो आज आपको जो है वो आज़म स्वाति की लैंग्वेज के ऊपर इतना ज़्यादा एतराज़ है कि आप कह रहे हैं कि ये तो हमारी ट्रेनिंग है या इस पार्टी की ट्रेनिंग है या इनको सिखाया ऐसे किया है। तो आई थिंक ये इट इज़ टू मच कि आप इस तरीके से एक पार्टी के अंदर कल्चर को इस तरह से आप तनकीद करें। बुनियादी बात ये है कि आप दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको चांसेस मिले, आपको मुतअद्दिद दफ़ा चांसेस मिले, लेकिन आप इस मुल्क में कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं लेके आ सके। इसके बावजूद कि हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ होता रहा। आपको सिर्फ उस वक्त, अब जबकि 2018 में PTI की हुकूमत आई और उसने इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आई, तो अब आपको एतराज़ात हैं कि ये चूँकि प्रपोजल्स PTI लेके आ रही है तो इसका फ़ायदा PTI को हो जाएगा। कल हुकूमत किसी और की भी हो सकती है। जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वो कोई ये तो नहीं कि उसने PTI को हेल्प करना है, वो तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा। ये आज का इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर हमें अगर इतने एतराज़ात हैं, तो उसी के नीचे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम नाफिज होगा ना। और उसको नाफिज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अभी इतनी लंबी लिस्ट एतराज़ात की भेज दी है, तो जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा और कानूनी और आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी होगी, तो उसके इस्तेमाल का तरीका तो इलेक्शन कमीशन बताएगा ना कि इसको कैसे करना है, कि इसमें एल्फी जाती है या नहीं जाती, या इससे कोई जो है वो कोई धांधली हो सकती है या कोई रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को तो कोई नहीं रोकेगा। और इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे जब उसने उसकी मेथोडोलॉजी बनानी है, उसने तमाम पार्टियों को कंसल्ट करना है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये छुप छुपा के बिल पास हो गया तो बस ये देखें, ये सब कुछ इलेक्शन के प्रोसेस के मुताबिक, इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो मिलकर ही करनी पड़ेगी। अकेले से तो जो भी कोशिश है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क फिर आ जाता है। अफनानुल्लाह साहब काउंटर करेंगे, जैसा कि अहमद जवाद साहब ने भी कहा कि आप आज़म स्वाति साहब की ज़बान पर जो है वो एतराज़ात उठा रहे हैं, जबकि आपकी अपनी जमात के जो लोग हैं जिनमें सर फहरिस्त आबिद शेर अली हैं और राना मशहूद का नाम भी उन्होंने लिया, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ना आबिद शेर अली कैबिनेट के मेंबर हैं, ना राना मशहूद साहब कैबिनेट के मेंबर हैं। जो ज़बान
आज़म सवाती साहब ने इस्तेमाल की है, ये पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर की ज़बान है। और ये जिस तरह ये ना सिर्फ इनको नहीं देती, ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बने हैं। और ये जो बात कहाँ से आई है, क्या इमरान खान की जो गंदी गालियां कंटेनर पे खड़े होकर पूरे पाकिस्तान को उन्होंने दी थी, उनको मैं रिपीट करूं टीवी के ऊपर? ये आप लोगों की ट्रेनिंग है। ये गंद आपका लीडर इस मुल्क की सियासत में लेके आए, इसको किसी और पे मत डालें। दूसरी बात ये, मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन में कभी रिफॉर्म ही नहीं हुए, तो भाई ये इलेक्शन एक्ट 2017 में आपने वोट डाले हैं इलेक्शन एक्ट के हक में, कंसेंसस से बिल पास हुआ है, वो किसने किए थे रिफॉर्म? वो आसमान से फरिश्ते आए थे नीचे जमीन पे रिफॉर्म करने के लिए। तो जो बात है उसको एक्नॉलेज करें। आप मसला इस वक्त इस मुल्क का बड़ा सिंपल है, मैं समझा देता हूँ। तो मैं तुम्हें वजीर आजम बनाता हूँ, तुम मुझे प्रमोशन दो, मैं तुम्हें फिर वजीर आजम बनाता हूँ, तुम मुझे एक्सटेंशन दो। ये चल रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला। और भूखे मर जाए लोग, आटा खत्म, चीनी खत्म, दालें खत्म, मतलब कि सत्यानाश कर दिया सिविल इदारों का। बस वो आपस में जो है वो आप बहुत अच्छे, मैं बहुत, तुम बहुत अच्छे, ये सिलसिला ये कहते चलाया जा रहा है। और ये चाह रहे हैं कि अवाम कहे नहीं जी बड़ा मुल्क तरक्की कर गया है, इस्लामाबाद पेरिस बन गया है, कराची जो है वो लंदन बन गया। ये भाई आप मुल्क के मसाइल आपसे हल नहीं होते, आप लोग इस काबिल नहीं है कि आप लोग गवर्नेंस करें। आप लोग सिर्फ खुशामदें करके घूमते चलाना चाहते हैं। इस मिलेगा कि एक दूसरे की खुशामद करो, एक दूसरे से और मुल्क चलता है तो चले, नहीं चलता तो ना चले, चलो जाओ। ये कोई तरीका है? पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दिया इन लोगों ने। इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है मुल्क के अंदर महंगाई खत्म करने का, कोई प्लान नहीं है डेवलपमेंट लाने का। सीपैक चलता हुआ खराब कर दिया इन्होंने। कराची के अंदर पानी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, ये ईवीएम खिलाएंगे लोगों को। लोगों के पास आटा नहीं है, ये ईवीएम खिलाएंगे। लोगों के पास दालें नहीं है, ईवीएम लोगों को खिलाएंगे। ये हाल है इस हुकूमत का। ठीक हो गया नाजरीन, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहमद जवाद साहब, ऑपोजिशन भी मुखालिफ है ईवीएम की, इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर काफ़ी सारे एतराज़ात उठा दिए हैं। ऐसी सूरत में अगर इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक मुतनाज़ हो जाएंगे? देखिए बात ये है शायद मेरी टर्न नहीं थी जी कि या इसमें कोई भी अगर आपने कोई बैरिस्टर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, इसमें कोई भी अगर तब्दीली है वो कोई पीटीआई की हुकूमत की तब्दीली नहीं, वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। अगर पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होता है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी और वो अपना राइट, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इंस्टीट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए उसकी एग्जीक्यूशन को डिटर्मिन करेंगे। तो ये तो कोई ये नहीं है कि इसमें से कि ये इसको आप कह दें कि ये कोई रिफॉर्म्स जो हैं ये पीटीआई ब्रांडेड रिफॉर्म्स हैं। ये तो रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन के लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और डेलिब्रेशन या एतराज़ात के ऊपर जो है वो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। एतराज़ात होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए, उनके सवालात के जवाबात को ढूंढना चाहिए। पार्लियामेंट इज़ द राइट फोरम कि वहाँ पे इसको डेलिब्रेट किया जाए। सेनेट की एक पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई है इसके ऊपर, अपोजिशन के भी नुमाइंदे उसमें हैं, हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं। आप डिस्कस करें, आप अपने एतराज़ात बताएं, अपने क्वेश्चंस बताएं। अगर क्वेश्चन सिर्फ एक एल्फी का है तो देखें एक पोलिंग स्टेशन है तो वहाँ पे आप किसी को कहें कि जी कि ये तो अंदर कोई फायरिंग हो जाएगी तो क्या गन अंदर ले जाने की इजाज़त होती है? देखें ये तो आपने जब उसकी एग्जीक्यूशन करनी है या अपने एक सिस्टम को राइज करना है तो उसके लिए जो भी आपको उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्शंस लेने पड़ेंगे वो लिए जाएंगे। इसको इस तरह से तो नहीं देखा जा सकता कि इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है। आप उसको एक पूरे सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें कि जिनका सवाल तो है लेकिन जवाब कोई नहीं है। बैरिस्टर साहब, जो ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त हैं? और इलेक्शन कमीशन जैसे कि अगर इलेक्शन में ईवीएम का इस्तेमाल होता है तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन इस तरह से मुतनाज़ हो जाएंगे? लेकिन अहमद जवाद साहब ये कह रहे हैं कि जब एग्जीक्यूशन का मामला आएगा तो ये बात तो तब सामने आएगी ना। देखिए, एग्जीक्यूशन तक लेके क्यों जाते हैं? कानून साजी के कुछ तरीक़ाकार हैं। अगर अहमद जवाद साहब और उनकी जमात
कोई डे टू डे मैटर्स के लिए कानून साजी करती है तो वो अपनी मर्जी की कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा मामला जिसके ऊपर मुल्क का मुकद्दर खड़ा हो, इंतखाबात के जरिए अगले 5 साल की हुकूमत बनती है, उसमें इनकी मन मर्जी कैसे चल सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी कानून साजी की है, हम लोगों ने इत्तफाक राय कायम किया है, और ये इनकलाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई है कि हमने मुत्तफिका आइन दिया है तमाम सियासी जमातों की मर्जी से। फिर हमने 18वीं तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हुई, वो भी हमने इत्तफाक राय से किया, किसी शख्स ने उंगली नहीं उठाई। जब मुल्क के अंदर कानून साजी और ऐसी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन करनी हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं इतने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ कि अभी कर लें फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है? नहीं भाई, कानून साजी के तरीके होते हैं। आप लोगों को, अपोजिशन को, आप तो आईनी इदारों को नहीं मुतमईन कर पा रहे। उन्होंने अगर आपके आगे 37 और वो आईनी इदारा गैर अहम नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तजवीज करे कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए फलां इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहिए, उसके ऊपर पार्लियामेंट बैठे और कानून साजी करे। हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन एतराज कर रहा है कि जो रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हैं उससे खराबियां पैदा होंगी, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अपोजिशन भी यही कह रही है, राय आमा भी यही कह रही है। आजाद इंतखाबी जो जितनी तंजीमें हैं, फैफन वगैरह दूसरी तंजीमें, वो भी ये कह रही है कि इससे धांधली का खदशात बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें हैरानगी है कि हुकूमत की तरफ से इतना भोदा सा आर्ग्यूमेंट कि कर लेते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो फिर देखी जाएगी। ऐसे नहीं होता। आप एक दफा बैठे, आपको इतनी जल्दी क्यों है? आपकी क्या मुसीबत है कि आपने ईवीएम को करके छोड़ना है, हालांकि दूसरे मुल्कों में नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी दोनों जमातों की, मैंने इनकी तरबियत की बात की है, मैं जवाद साहब की, इन्होंने सारे, देखिए पीपल्स पार्टी की तरबियत यही है कि हम ना तो बदतमीजी करते हैं, ना ऐसी जुबान जला दो, मार दो, पुरतशद्दुद जुबान और इस्तियारे इस्तेमाल करते हैं। अहमद जवाद साहब की जमात भी इस्तेमाल करती है, पीएमएलएन भी करती रही है, और हम इन दोनों के डसे हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अब खुदा के लिए मुल्क के अंदर अच्छा सियासी माहौल बनाएं, बैठें, कानून साजी करें, हुकूमत चलाएं, इत्तफाक राय के साथ फैसले करें। अगर आज आपको के पास मौका है हुकूमत करने का, तो मुल्क के अंदर बहुत से बड़े मिसाइल हैं। आज मुल्क बदतरीन महंगाई का शिकार है, बदतरीन बेरोजगारी का शिकार है, बदतरीन गुर्बत का शिकार है, और आप उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपने सिर्फ इन मामलात को पकड़ा हुआ है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला रहने दे, वहां पे हम इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज को बुला लेता है, फिर हम बैठ के एक फैसला करते हैं कि अगर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है तो तमाम सियासी जमातें उस प्लेटफॉर्म से फैसला करें, और पार्लियामेंट के अंदर इत्तफाक राय से हम इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आते हैं। लेकिन अगर आप गुंडागर्दी के जरिए, बदमाशी के जरिए, धमकियों के जरिए, जलाओ घिराओ की धमकियों के जरिए और मुल्क में खाना जंगी फैलाने के लिए किसी किस्म का काम करेंगे, तो फिर याद रखें इतने आप तगड़े नहीं हैं। नहीं, बैरिस्टर साहब, धमकियों के जरिए तो नहीं, 13 सितंबर को मुश्तरका पार्लिमानी इजलास भी बुलाया जा रहा है ना, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल पेश किया जाएगा। ठीक है, मेरी बात सुने। जब वजीर कहे कि मैं जला दूंगा, आग लगा दूंगा, भाड़ में जाए ऐसे इदारे, किसे जुर्रत है? प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे वजीर को फौरी तौर पे कैबिनेट से निकालना चाहिए। लेकिन जिसके अपने मुंह में गुड़ हो, वो किसी को मीठे से क्या रोकेगा? जो खुद गालम गलोच के कोई बात ना करे, वो कैसे किसी को इखलाक का सबक देख सकता है? मुसीबत तो ये है। ठीक हो गया बैरिस्टर साहब। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि 13 सितंबर को मुश्तरका पार्लिमानी इजलास होने जा रहा है, ईवीएम के हवाले से जो है वो एक इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल पेश किया जाएगा। अगर तो वो मंजूर हो गया तो इलेक्शंस जो है वो ईवीएम के तहत होंगे, लेकिन पीडीएम ने जो है वो बॉयकॉट का ऐलान किया है। तो आप नहीं समझते कि आप हुकूमत को खुला मैदान दे रहे हैं कि आओ जी जो करना है कर लो? नहीं, देखिए हम खुला मैदान तो नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि इन्होंने कमेटी, सेनेट की कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया है, जो इन्होंने बिल मसवदा लेके आए थे। और सेनेट के अंदर अगर ये बिल लेके आते तो ये वो रिजेक्ट हो जाता, इनको भी मालूम है। तो इन्होंने बेसिकली अब किया ये है कि नेशनल असेंबली में इनकी मेजॉरिटी है, तो इन्होंने उस मेजॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे जॉइंट सेशन बुला के, और उसके थ्रू बुलडोज करेंगे, जैसे इन्होंने बाकी सारे इनके काम है। तो ये बुलडोज करके, तो ज़ाहिर है फिर हम उसको बाइकआउट इसलिए करेंगे, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये है वजह। और जहाँ तक बात रहेगी ये इसकी मुशावरत की, मेरे भाई ने कही, देखिए मुशावरत तो तब होनी थी ना जब आप हमारे साथ बैठ, हमने 23 चीज़ों के ऊपर हमने एग्री किया कि हम पीटीआई के साथ हैं। जो मुसवदा आया हमने उसमें 23 ऐसे शिक थी जिनके हमने कहा कि ठीक है हम आपके साथ देंगे इस पर।
लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी क्या कहते हैं हमारे साथ जो है वो उसको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल आप अनाड़ी तरीन लोग हैं, ये इनकॉम्पिटेंट तरीन लोग हैं। ये कहते हैं हम एक शिक भी नहीं पीछे करेंगे। ये इनका दिमाग का हाल आप ये देखें कि भाई आप अगले कह रहे हैं कि हम 23 साहब की मानने के लिए तैयार हैं, कुछ हमारी भी माने, कह रहे नहीं हमने एक भी नहीं माननी। वो इमरान खान साहब जो है वो उनको ऑर्डर आया हुआ है, असाइनमेंट मिली हुई है, बस वो असाइनमेंट को पूरा करने लगे हुए। मुल्क सत्यानाश। आप सोचें लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए मतलब पैसे नहीं है, लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। 2.5 करोड़ लोगों को इमरान खान ने खतरे गुर्बत से नीचे लेके आ गया है। 2.5 करोड़ लोग, ये कहते थे हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 2.5 करोड़ लोग बेचारे गरीब हो गए और इनके आने के बाद अब ये उनको ईवीएम खिलाएंगे, ये उनको जो भूखे लोग भूखे मर रहे हैं वो ईवीएम से उनके पेट भरेंगे। ये तो ये हाल है इस हुकूमत का। और ये एल्फी का मामला नहीं है, ये जो एल्फी की बात, कोई एल्फी का मामला नहीं है। चलिए, आप पीडीएम ने तो ये तय कर लिया ना कि बॉयकॉट करने जा रही है वो इस पार्लियामानी इजलास का। पीपल्स पार्टी इस पर क्या करेगी? बैरिस्टर साहब, क्या आप भी? मेरे पास वक्त की कमी के सबब मुझे बैरिस्टर साहब का कमेंट लेने दीजिए। हम लोग जो भी फैसला करेंगे पीडीएम के साथ हमारी नामुशावरत हो, कायदे इस बेख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ जब हमसे मुशावरत करेंगे हम बेहतर फैसला करेंगे। हम लोग ईवीएम के ऊपर तमाम अपोजिशन जो है मुत्तहिद है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है पाकिस्तान के अंदर अवाम का हक़ हाकिमियत चोरी करने का। क्योंकि इस हुकूमत को जो इबरतनाक शिकस्त ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हुई है, इससे ये बात समझ आ चुकी है। इसकी 3 साला कारकर्दगी ऐसी है कि अवाम इन्हें झोलियां उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। वो तो इलेक्शन के इंतजार में आए और इन्हें बैलेट के जरिए जलीलो रुसवा करके घर भेजा जाए। तो अब ये कोई तरीकाकार अपनाना चाहते हैं ऐसा कि दोबारा से इन्हें कोई हुकूमत मिल जाए। तो ये वो हालात नहीं है कि जैसे इन्हें पहले सिलेक्ट करवा दिया गया था। इसलिए इनके सारी अपोजिशन जो भी फैसला करेगी मुत्तहिद होकर करेगी, अवाम के मुफाद में करेगी और पार्लियामान के वकार के लिए करेगी। ठीक, अहमद जवाद साहब, एंडिंग रिमार्क्स आप क्या देंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि पीटीआई इस मुल्क में इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इलेक्शन जो कि इस मुल्क की तारीख में एक सियासी अदमे इस्तेकाम का बायस बनते रहे हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है। उसको कानूनी और आइनी तौर पे किया जाएगा। हम कोई मसलत नहीं करेंगे, हम कानूनी और आइनी हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उसे पार्लियामेंट के ज़रिए ही इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ठीक हो गया नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।